कॉन्सेप्ट है एक वोकेशनल कोर्सेज का जो हमारी बार काउंसिल ने यहाँ पे शुरू करवाया। आप अगर गौर से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे या जो बेसिक लॉजिक है जिसकी बेस के ऊपर हम ये एक इंटरमीडिएट सेशंस आपके साथ करते हैं, उसकी रीज़न ये है दैट देयर इज अ स्टेज। जब आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप लॉ की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, लॉ ग्रेजुएट बन रहे होते हैं, तो आप बुक्स का मुताला करते हैं, CRPC पढ़ते हैं, CPC पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, टॉर्ट्स पढ़ते हैं। यू डायरेक्टली स्टार्ट अ बुक फ्रॉम अ साइड और फिर उसको कंप्लीट करते हैं टिल एंड। लेकिन आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं होता एज अ होल कि ये जो किताब है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। लाइक आप में से बहुत सारों ने CPC पढ़ी होगी। CPC आप सेक्शन 1 ऑनवर्ड शुरू करते हैं और सेक्शंस की एक तवील जितना भी उनका है उसको पढ़ते हैं। देन यू स्टार्ट विद ऑर्डर्स। लेकिन कोई बंदा आपको ये नहीं बताता उस वक्त कि ये जिस ऑर्डर में आप पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरतीब से आप पढ़ते जा रहे हैं, CPC प्रैक्टिकली इस तरतीब से अप्लाई नहीं होती। When you go before the course, तो CPC इस तरतीब से अप्लाई नहीं होती। Likewise CRPC आप शुरू करते हैं सेक्शन 1 से ऑनवर्ड्स, जितने भी प्रोविजंस हैं आप उनको पढ़ते हैं CRPC एक सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में या 1 साल में। लेकिन जब आप अदालत के सामने जाते हैं, जब आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कोई मामला आता है, तो CRPC उस तरह अप्लाई नहीं होती जिस तरतीब से आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में पढ़ी होती है। नाउ व्हाट हैपेंस, बार काउंसिल जब इस पूरे प्रोसेस में से गुजरी, वोकेशनल कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय थॉट्स, ये सबसे पहली दफा ऐसा है कि देयर वर सर्टेन रीजंस कि मैं इसमें लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका, मैं यहाँ पे नहीं आता था। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आई हैव जॉइंड द फ्लीट कि जो आपके साथ इंटरेक्शन करे थ्रू दिस मोड। द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज इन माय माइंड वो ये था कि वंस आपकी लॉ ग्रेजुएशन, आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है, देन यू डिसाइड कि आपने अब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या अपना कैरियर आपने कैसे बिल्ड करना है। लाइक आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रेफर किया कि वो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज की तरफ जाएं। दे आर लॉ ग्रेजुएट्स बट दे आर प्रेफर्ड कि वो अपने कैरियर को कॉम्पिटिटिव सर्विसेज की तरफ लेके जाए। उन्हें इन सब चीजों की ऐसा जरूरत नहीं है। दूसरे वो लोग हैं आप में से ही कि जिन्होंने ये प्रेफर किया कि वो लॉ ग्रेजुएट करने के बाद वो अपना फ्यूचर या अपना कैरियर एज एकेडमिशियन वो लेके चलें, वो पढ़ाएं मुख्तलिफ जगहों पर। उनको भी इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल गो फॉर LLM देन फॉर PhD। वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी जगह पर जाके पढ़ाएंगे, दे डोंट नीड दिस। आप वो लोग हैं, दैट चंक ऑफ पीपल हु हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू अलाइन योरसेल्फ विद द कैरियर टू प्रैक्टिस लॉ। So when you talk about practicing law, meaning thereby all the books which theoretically you have gone through, अब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे चीजों के ऊपर। ओके, ये आपका डिसीजन है which has forced you, compelled you to go for the license to practice। जो लिखा होता है आपके लाइसेंस के ऊपर, that is license to practice law। So when you are jumping into the field of practice, you decide yourself कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद अब अपना कैरियर प्रैक्टिस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करना है। तो फिर
दरमियान में ये इंटरमीडिएट सेशन आपको लाइसेंस देने से पहले शुरू किए गए। दे रिलेट टू देमसेल्व्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन इनका बेसिक पर्पस एक है। एंड व्हाट इज दैट पर्पस? दो चीजों में क्लैरिटी आपने अपने माइंड में लेके आनी है व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस। दो चीजों की क्लैरिटी। नंबर वन, ग्रेजुएशन के दौरान या आज से पहले आपने जितनी भी किताबें पढ़ी, वो जब आपके सामने क्वेश्चन आता था कि आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज लिखें, तो आप सीआरपीसी में जाते थे, आप देखते थे कि ओके सेक्शन 54 के अंदर ये ग्राउंड्स हैं, 9 ग्राउंड्स हैं या 13 ग्राउंड्स हैं। आप थ्योरेटिकली पढ़ के थ्योरेटिकली उसका जवाब दे देते थे। सो क्वेश्चंस डायरेक्टली टू दी बुक। दरमियान में कोई चीज नहीं होती थी जो आपने कंसल्ट करनी है। यहां पे एक डिफरेंस, प्राइमरी डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में आपकी प्रैक्टिस की वजह से। वो क्या होगा कि यहां पे कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये वाली किताब पढ़ लो सारी की सारी। रादर आपके सीनियर जिनके पास भी आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे या कर रहे हैं, वो आपके हाथ में एक फाइल देंगे। नाउ नोबडी नोज कि वो फाइल सीआरपीसी से मुतल्लिक है, वो सीपीसी से मुतल्लिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक है, वो किस प्रोपोजिशन से रिलेटेड है। नोबडी नोज। दिस इज यू जो उसको तैयार कर रहे होंगे, और आप तैयार कर रहे होंगे किस कॉन्सेप्ट से, दैट दिस फाइल हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें आपके साथ एक ऐसा बंदा खड़ा होगा जिस पर प्रैक्टिकली ये सब कुछ बीता होगा। देयर बी अ पर्सन जो आपको आके बता रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो उसकी बेस के ऊपर आप केस तैयार कर रहे हैं। ही इज द मास्टर ऑफ फैक्ट्स। जिसके साथ भी वो ज्यादती हुई होगी, जिसने आपको आके एंगेज किया होगा, ही इज मास्टर ऑफ द फैक्ट्स। वो आके आपको ये सारी बातें बताएगा और आप उसको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। सो नाउ देयर आर टू न्यू एंट्रेंट्स इन योर एजुकेशनल कैरियर। वो न्यू एंट्रेंट्स कौन है? देयर इज अ पर्सन, क्लाइंट, वो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं था, वहां पे एक टीचर थे और एक किताब थी और आप थे। देयर इज अ न्यू एंट्रेंट, वो है वो बंदा जो आपको फैक्ट्स बता रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और दूसरा वो फाइल, वो भी आज से पहले आपके सामने नहीं थी। सो नाउ यू आर अप्रोचिंग बुक्स वाया टू मोड्स। दो चीजें जिसके जरिए आप बुक्स पे पहुंच रहे हैं। वो मोड्स कौन से हैं? क्लाइंट एंड फाइल। अब आप सेमेस्टर में किसी टीचर के कैदी नहीं है। अब आपका कोई एग्जाम नहीं होना। अब आपने इस रात को बैठ के सीपीसी की किताब खोल के पूरी रात सीपीसी को रट्टा नहीं लगा। ओके, वो फाइल और वो बंदा आपको बताएगा दैट हाउ मेनी स्टैट्यूट्स एंड हाउ मेनी बुक्स यू हैव टू गो थ्रू टू प्रिपेयर दिस ब्रीफ। माइट इट हैपन कि आपको वो एक फाइल तैयार करने के लिए जब आप उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकालें, तो आपको माइट यू हैव टू गो थ्रू 70 बुक्स, 70 डिफरेंट स्टैट्यूट्स। लेकिन वो सारे स्टैट्यूट ऐसा नहीं आप पढ़ रहे कि आपने सेक्शन 1 से शुरू करके 500 तक पढ़ रहे। यू आर गोइंग थ्रू द फाइल, यू आर सेइंग ओके इसका आंसर तो वहां पर मौजूद है। आप वो बुक खोल रहे हैं, डायरेक्टली उस सेक्शन पे जा रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं ओके इसकी ये अंडरस्टैंडिंग है। उसको उठा के आप मिला रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 118 के साथ। ओके ये प्रिजम्पशन यहां से ड्रॉ होती है। उसको उठा के आप ऑर्डर 37 सीपीसी के साथ मिला रहे हैं। देन आप 489F पाकिस्तान पीपीसी के साथ मिला रहे हैं। देन आप स्केड्यूल 2 सीआरपीसी का निकाल रहे हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। सो when you are opening a file, you are actually opening the whole cupboard, जहां पे कानून की सारी किताबें मौजूद हैं।
You getting my point or not? Right now, when you are going to enter into the field of the practice, you have to open your mind wide enough and deep enough कि अब आप किसी एक किताब के कैदी नहीं है ना, आपकी वो जो प्रिजन है वो चेंज हो रही है फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ बुक, बी दैट ऑफ एनी काइंड ऑफ बुक, लॉ बुक। आपकी इम्प्रिजनमेंट का जो सेल है वो वहां से चेंज हो रहा है और आपको भेजा जा रहा है फाइल के अंदर। वहां से आपने अपनी प्रोपोजिशंस को खुद उठाना है। ओके, एक अच्छे बड़े वकील, एक छोटे वकील, एक दरमियाने वकील में कोई फर्क नहीं होता सिवाय एक चीज के। एक सिंगल फाइल के अंदर से एक कम मेहनती वकील, कम जीनियस वकील 5 प्रोपोजिशंस उठाएगा अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। एक मिड लेवल का वकील वो हो सकता है 8 उठाए, एक उससे ऊपर वाला वकील 12 निकाले, जो टॉप लेवल का वकील होगा वो उसमें से 28 प्रोपोजिशंस, क्वेश्चंस निकालेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस जो वुकला के दरमियान पाया जाता है कि वो एक फाइल की तरफ अप्रोच कैसे करते हैं, बस। नंबर 1। दूसरा, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिस, पहली चीज क्लियर हो गई आप, ओके, कि बुक से अब आप फाइल की तरफ चले गए। पहले आप इमीडिएटली बुक खोलते थे, अब आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। ओपन द फाइल, वो आपको लीड करेगी टुवर्ड्स द बुक्स। दूसरा डिफरेंस जो आपकी लाइफ में और आपकी कंडक्ट में आएगा और वो आना चाहिए, वो ये है कि व्हेन यू वर इन लॉ स्कूल, यही किताबें जो आप पढ़ रहे हैं, सारी जिंदगी आप पढ़ते रहेंगे। आप you are paying tuition fee to read these books. Was it so? You are paying. आप अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, जहां पे भी थे, आप उन्हें पैसे देते थे कि आप लोग हमें ये किताबें पढ़ाएं। Then there comes a time when you decide to practice and you enter into this field and you join a senior. Mostly youngsters को एक शिकायत होती है, सीनियर्स पे नहीं करते। ओके, हम काम करते हैं, पे नहीं करते। टेक इट इन दिस वे कि आपकी इस प्रैक्टिकल लाइफ का दूसरा फेज ये है जहां पे एक सीनियर है, एक टीचर है, वो ना आपको कुछ दे रहा है इन मॉनिटरी फॉर्म और ना आपसे कुछ। आप अपना सफर इस पे नजर रखें। बिफोर दैट द सेम बुक्स you are reading, you are paying for that. Second phase वो है जिसमें you are reading the same books but without paying anything. But actually this is the preparation जिसमें you are going to enter into the third phase. ये उसकी preparation है. And what is that third phase? When they pay you to read the books. That is the most important phase of your life. When you will make yourself so important for the people that to read the same books, they are going to pay you. You getting my point or not? Okay? आपके सामने प्रैक्टिकली 2 किस्म के इश्यूज आएंगे इस पूरी लीगल फील्ड के अंदर। व्हेनेवर कोई भी केस आप तैयार करेंगे, कोई भी इश्यू आप तैयार करेंगे, यू विल बी फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ इश्यूज। दो किस्म की चीजें आएंगी। वेदर दैट स्पेसिफिक प्रोपोजिशन और इश्यू विल बी रिलेटेड टू बॉडी ऑफ एनी पर्सन, इंक्लूडिंग बॉडी मीन्स लाइफ मीन्स रिस्पेक्ट, ओके, और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। इन 2 चीजों से बियॉन्ड आपके सामने कोई इश्यू, द डे
आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा कंक्रीट कर लेंगे, यू विल बी गुड इन अप्रोचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं, दोज आर एक्सेप्शंस। आई विल से mainly there will be two things: body of a person and property of a person. अब आप शुरू कर दें अपने कोर्स की किताबें निकालना, ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर आपके सामने लीव राइट एट दिस मोमेंट अबाउट सिविल लॉ, अबाउट क्रिमिनल लॉ, अबाउट टॉर्ट्स, अबाउट दिस, अबाउट दैट, कॉर्पोरेट लॉ, फिलहाल आप छोड़ दें उस सब चीजों। You think about the issues, you think about a book, you take up a provision, कोई सेक्शन निकालें और फिर सोचें आप कि आया कोई इश्यू आज तक आपने किसी कानून की किताब में पढ़ा है जो बॉडी या प्रॉपर्टी से बियॉन्ड है? Is there anything in the book which you have already read? अगर आपको याद है आपने जो कुछ पढ़ा है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, याद है कि नहीं? तो जो कुछ आपने पढ़ा है वो इन दो चीजों से, प्रॉपर्टी एंड बॉडी, इससे बाहर है। तो इफ यू रिमेंबर यू नीड टू मेंशन दैट। यू रिमेंबर एनीथिंग आउट ऑफ दैट? अब आप आगे इसकी ब्रांचेस निकालते जाएंगे। देयर इज सिविल लॉ, देयर इज क्रिमिनल लॉ, देयर इज दिस लॉ। हर चीज के अंदर आपको यही लाइन जो है ये आपको नजर आएगी। I was asked कि मैं आपके साथ क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करना है। हम अपना जो चैप्टर है, जो जनरल डिस्कशन वाला है, उसको वाइंड अप करके हम एंटर होते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। कानून की दो किस्में मेनली आपने पढ़ी होंगी बहुत दफा, जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ। पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ लॉ है, क्रिमिनल लॉ, वो अगर हम जनरल लॉ की बात करें तो उसमें देयर आर टू मेन स्टैट्यूट्स। एक है पाकिस्तान पीनल कोड, 1860 में आया था, और इसका जो प्रोसीजरल लॉ है दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आप सीआरपीसी कहते हैं, 1898 में आया। पाकिस्तान पीनल कोड को हम जनरल लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज ये कवर करता है मोर और लेस तकरीबन सारे ऑफेंसेस को कि जो आपकी सोसाइटी में पॉसिबली हो सकते हैं। लॉ की जिस तरह हम जनरल और स्पेशल लॉ में डिवीजन करते हैं, इस तरह सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में भी डिवीजन करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ वो कानून है जो आपके हर उस सवाल का जवाब देता है विच स्टार्ट्स विद व्हाट। लाइक किसी बंदे ने आप में से किसी को जख्मी कर दिया, तो आप वकील साहब के पास आते हैं या किसी के पास आते हैं, आप उससे पूछते हैं कि इसने मुझे जख्मी किया, व्हाट कैन आई डू? ओके, ये आपको रिस्पॉन्ड करता है कि ये जो इसने काम किया है, इसके जवाब में पीपीसी का ये सेक्शन है, उसके अंदर इतने साल की इंप्रिजनमेंट प्रोवाइडेड। एवरी सब्सटेंटिव लॉ will answer your every question starts with what। ये सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटीज को डिटरमिन कर देता है, दैट्स इट। इसका जो पार्ट 2 है जिसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, प्रोसीजरल लॉ आंसर्स योर एवरी क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद हाउ। ओके, इट टेल्स यू कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है और ये जो पनिशमेंट आपको सेटिस्फाई करेगी इस बंदे की जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, इस तक पहुंचने के लिए कैसे चला जाएगा। सो जनरली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दो डिवीजन्स हैं।
सीआरपीसी के अंदर देयर इज अ प्रोविजन सेक्शन 5, आपको कभी मौका मिले तो आप उसे देखिएगा। सेक्शन 5 के दो हिस्से हैं, सेक्शन 5(1) एंड 5(2). 5(1) को हम मिला के पढ़ते हैं सेक्शन 28 के साथ, सीआरपीसी के साथ, और 5(2) को हम मिला के पढ़ते हैं सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी के साथ। 5(1) के अंदर ये लिखा हुआ है कि पीपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर ट्रायल एंड इंक्वायरी, तो वो प्रोसीजर है जो प्रोवाइडेड है सीआरपीसी के अंदर। 5(2) के अंदर ये लिखा हुआ है कि पीपीसी के अलावा जितने भी स्पेशल या जनरल लॉज हैं उनके लिए अगर कोई प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा तो वो उस लॉ का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा या मुटेटस मुटेंडिस प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सीआरपीसी वाला। मुटेटस मुटेंडिस वेयर इट अलाउज, वो जो स्पेशल लॉ है वो जहां पर अलाउ करेगा वहां पर सीआरपीसी आ जाएगी। अदरवाइज अगर उस स्कीम में खुद अपना लॉ है, प्रोसीजर लॉ, तो उसको फॉलो किया जाए। सर कोई ऐसी चीज है जो सीआरपीसी में भी नहीं मेंशन और स्पेशल लॉ में भी नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? मतलब प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? अगर तो दोनों में नहीं है तो फिर इसका मतलब है वहां पे वैक्यूम है। ओके, वहां पे तो इसका मतलब है कि कोई प्रोसीजर दिया गया हुआ, सो देयर इज नथिंग टू बी फॉलोड। ऐसा होता बहुत रेयर है। ओके, मतलब आई डिड नॉट सी कि जहां पर अमूमन ये क्वेश्चन आता है कि इस स्पेसिफिक प्रोपोजिशन में जी रेमेडी क्या है, अपील प्रोवाइडेड है, रिवीजन ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी चीज का प्रोसीजर एब्सोल्युटली हो ही ना, बिकॉज 5(2) तकरीबन सब चीजों को कवर कर लेती है। ओके, अब हम डायरेक्टली क्रिमिनल लॉ के अंदर आए तो प्रैक्टिकली देयर आर 4 स्टेप्स जिसमें हम एक पूरे क्रिमिनल प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं। (1898) के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एम्बेड किया गया था 2001 के अंदर एंड देन इन 2002। लेकिन सीआरपीसी के स्ट्रक्चर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या व्हेन यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन पाकिस्तान, तो आप उन पूरी प्रोसीडिंग्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज है बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, दूसरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, तीसरी स्टेज है ट्रायल की स्टेज, और चौथी स्टेज है पोस्ट ट्रायल स्टेज। सीआरपीसी पूरे मैकेनिज्म को, पूरे क्रिमिनल मैकेनिज्म को इन 4 हिस्सों में डिवाइड करती है। पहला क्या है? दूसरा इन्वेस्टिगेशन, तीसरा ट्रायल और पोस्ट। हम थोड़ा थोड़ा सबको टच करते हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की जो स्टेज है, वो स्टेज वहां पे शुरू होती है व्हेन यू गो बिफोर द पुलिस। आप उन्हें कहते हैं कि ये ऑफेंस हुआ है, लेकिन वो आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। व्हाट यू डू? आप 22(a) की पिटीशन फाइल, ये 22(a) की अमेंडमेंट कब आई थी? 2017 जी, मैंने भी बोला है कि ये पहले नहीं होता था। ये अमेंडमेंट आई और 22(a) के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई। अगर आप 22(a) सब 6 का 1, 2, 3 रोमन 1, 2, 3 देखें तो रोमन 1 के अंदर आता है कि आप 22(a) की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर जस्टिस ऑफ पीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, नंबर 1 पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? इन्वेस्टिगेशन या चेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
तीसरा क्या है? Change of charge, addition of charge. If excess, neglect or failure committed by the police. तो अभी आपकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। मैं इसलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज सबसे पहले क्लाइंट जब उठेगा, कहीं पर भी कोई ऑफेंस होगा तो उसने उठ के जाना है पुलिस वालों के पास कि मेरे साथ ये हुआ है। अभी आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, ठीक है। आई डोंट वांट कि आपको मैं 1.5 घंटा वो सारी चीजें दोबारा बताता चला जाऊं कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक चीज या दो चीजें हम डिस्कस कर लें, लेकिन वो इस तरह आपके जहन में आए कि प्रैक्टिकली वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरे का पूरा। दैट पर्सन, वो जो क्लाइंट है, वो उठे, वो डायरेक्टली उसने एक एप्लीकेशन लिखी ना लिखी, वो पुलिस वालों के पास चला गया कि मेरे साथ ये हुआ है। पुलिस वालों ने उसकी FIR रजिस्टर नहीं की। वो फिर आया, आप उसके जानने वाले थे, he has contacted you, उसने कहा कि ये मेरे साथ हुआ, ये मैंने एप्लीकेशन दी है, ये FIR रजिस्टर नहीं हो रही। दिस इज प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो व्हाट इज द रेमेडी? बाई से फाइल होती है जस्टिस ऑफ पीस के पास, ओके। और जस्टिस ऑफ पीस 3 किस्म की डायरेक्शंस दे सकते हैं। उसमें हमसे रेलेवेंट कौन सी है? फर्स्ट वाली, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। मैंडेट क्या है उसका? बाई से बजाते खुद एक पिछले तकरीबन 20 सालों से डेवलप हुआ लॉ इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले ये थी नहीं, तो इसके ऊपर लॉ डेवलप हुआ बेशुमार। इसमें जो सबसे बेहतरीन जजमेंट आई थी, मैं आपको 3-4 जजमेंट्स लिखवा रहा हूं इसके ऊपर। दैट वाज PLD 2005 लाहौर 470। ये खोसा साहब की बेसिक जजमेंट थी। अगर आप 22A और जस्टिस ऑफ पीस का पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि असल में ये शुरू कहां से हुआ था, तो दिस इज द जजमेंट जिसको आपने, ये लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच की जजमेंट है, ओके। खिजर याद केस मशहूर भी काफी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 22A की पूरी जुरिस्डिक्शनल और हिस्टोरिकल जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सारा समझ आ जाएगा, ओके। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के ऊपर PLD 2007, सुप्रीम कोर्ट 539। Then PLD 2016, सुप्रीम कोर्ट 581। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स। ये जो 581 वाली मैंने आपको लिखवाई है, ये 2 बेसिकली मैंने आपको इसलिए कॉन्शियसली लिखवाई है कि इन तीनों जजमेंट्स के अंदर देयर वर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो जज साहिबान ने डिटरमिन किए, ओके। 2005 की जजमेंट के अंदर जज साहबान ने कॉन्सेप्ट जस्टिस ऑफ पीस का डिस्कस करने के बाद, उसके बाद उन्होंने फिर ये डिस्कस किया कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स कैन बी एंटरटेन्ड बाय जस्टिस ऑफ पीस। तो जुरिस्डिक्शनल जो पूरा एलिमेंट है वो इसमें डिस्कस हुआ है, ओके। 8 टाइप ऑफ कंप्लेंट्स हैं और फिर उसकी तफसील है। जो 539 मैंने आपको लिखवाई है, उसके अंदर जज साहब ने ये डिस्कस किया हुआ है, रमदे साहब ने, कि FIR की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें पुलिस वालों की इंटरफेरेंस का क्या स्कोप है। जब आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आ गए तो फिर पुलिस वाले क्या कर सकते हैं और जस्टिस ऑफ पीस ने क्या करना है, ये डायरेक्शन देते हुए स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर। देन जो 581 की है वो इस क्वेश्चन को डिटरमिन करती है कि आया जस्टिस ऑफ पीस का जो डिसीजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है या कोलाई जुडिशियल है, मिनिस्टेरियल है, ये किस किस्म का, ओके। और उसमें फिर एक एडिशनल नोट है। ये तीनों क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस कर रही है। अब हम अगर इसी ट्रैक को लेके चलते हैं तो 22A के अंदर एक ऑर्डर पास करता है जस्टिस ऑफ पीस। वो ये कहते हैं, ओके, आपकी 22A की पिटीशन एक्सेप्टेड, मीनिंग देयर बाय ही हैज डायरेक्टेड कि FIR रजिस्टर की जाए, और एल्स ही कैन से कि आपकी 22A की एप्लीकेशन डिसमिस्ड। आप क्या करेंगे इसके खिलाफ?
आपके पास जो रेमेडी इसके खिलाफ है जो जनरली इस्तेमाल होती है, दैट इज रिट पिटीशन। लेकिन आप सबसे पहले आप कोशिश करें हमेशा लॉ को विद इन इटसेल्फ उठाने की। प्राइवेट कंप्लेंट इज द सेकंड मोड, एग्रीड। सबसे पहले आपने क्या कोशिश करनी है, मसलन कोई बच्चा है या कोई आपका नौजवान दोस्त है, कोई बूढ़ा है, वो आपके सामने गिर जाता है, ओके। इस स्टेज के ऊपर जब आप बिल्कुल इस प्रोफेशन में नए, ओके, उस बच्चे की तरह तो आपको हम ये कोशिश करेंगे जिस तरह उस बच्चे को कहते हैं ना, उठो 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 उठो, ठीक है, वो खुद कोशिश करता है उठने की। लाइकवाइज व्हेन यू आर रीडिंग अ स्टैट्यूट, एक बुक ऑफ लॉ आप पढ़ रहे हैं, उस बुक ऑफ लॉ को बाहर से हेल्प करने की कोशिश ना करें। इस वक्त हम सीआरपीसी डिस्कस कर रहे हैं, सीआरपीसी में 22A को डिस्कस कर रहे हैं। सीआरपीसी में 22A अलाउ होगी या डिसमिस होगी? जो ही मैंने पूछा अब आगे क्या होगा, तो आप इसका जवाब कहां से लेके आए? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? डोंट ट्राई टू हेल्प अ स्टैट्यूटरी बुक फ्रॉम आउटर सोर्सेस। सबसे पहले इसका मतलब यह आपकी कमांड अभी उस बुक के ऊपर, अपनी कमांड आपकी वीक है। क्या प्रिपरेशन लगा सकते हैं? अभी आते हैं उसकी तरफ, ठीक है, अभी उसकी तरफ आते हैं, ओके। तो आप खुद अगर उस बुक में यू विल जंप डीप इनटू दैट बुक, तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं उस चीज का आंसर वहां पर मिल जाएगा। एज फातिमा सेड, दो चीजें, रिवीजन, क्योंकि 2016 की जजमेंट में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं रहा, कोजाई जुडिशियल बन गया, तो देयर इज अ स्कोप टू फाइल अ रिवीजन, ओके। हम ये नहीं कहते कि हमेशा ये रिवीजन ही फाइल होनी चाहिए या रिवीजन ही फाइल होगी, दिस इज नॉट द ओपिनियन, लेकिन स्कोप निकलता है। व्हेन यू से दैट इज अ कोजाई जुडिशियल ऑर्डर, स्कोप निकलता है। और दूसरा, अगर आप सीआरपीसी को गौर से पढ़ेंगे तो देयर इज अ प्रोविजन इन सीआरपीसी जो 561A है। आपने उसको पढ़ा कभी? क्या प्रोविजन है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। जस्टिस ऑफ पीस के डिसीजन के खिलाफ आप कहां पे जाएंगे? अगर 199 में भी जाएंगे तो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट के अंदर। सीआरपीसी आपको खुद एक प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, जो ये कहता है कि इन सर्टेन केसेस हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए चीजों को देख सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 561A फाइल करें, आई एम नॉट सेइंग आप रिवीजन फाइल करें, लाइकवाइज आई एम नॉट सेइंग दैट रिट पिटीशन इज द फाइनल डेस्टिनेशन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कई दफा ऐसा होता है सर, रिवीजन और रिट पिटीशन में डिफरेंस क्या होता है? हम रिवीजन का फाइल कह सकते हैं और रिट पिटीशन का फाइल कहते हैं। हम अपने ट्रैक से जरा सा हट जाएंगे, मुझे इसको कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपको रिवीजन और रिट में इनमें डिफरेंस आपको बता देता हूं, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल को साइड पे। वी आर नॉट सेइंग इस चीज को, कई दफा जब हम खुद स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे पढ़ते थे, लेक्चर्स लेते थे, और जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होंगे जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने शरिया एंड लॉ को वो पढ़ा, उन्होंने ये चीज भी देखी होगी कि वहां पे इस्लामिक लॉ में ना हम पढ़ते हैं कि इमाम इन्होंने ये कहा, इमाम उन्होंने ये कहा, तो एक एक चीजों के ऊपर 10-10 राय, ओके। बीइंग अ लॉयर आपने चीजों को सेटल करने की कोशिश नहीं करनी। कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। डोंट रन आफ्टर कि जी ये क्वेश्चन है तो इसका जवाब यही है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। एज सुन एज आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सारे दरवाजे बंद करना शुरू कर देंगे। छोटी सी एग्जांपल आपको दूं। फॉर एग्जांपल, एक साहब है जिन्होंने 199 फाइल कर दी 22A के ऑर्डर के खिलाफ। ये इस माय यंगर ब्रदर, इन्होंने 199 फाइल की, ओके। आप दूसरी साइड से, दूसरी तरफ भी तो एक क्लाइंट है ना,
वो आपको अप्रोच करता है, वो कहता है जी कि आए आप मुझे डिफेंड करें हाई कोर्ट में, इन्होंने 199 फाइल किया इस 22A के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक बड़ा वकील कौन सा होता है जो प्रोपोजिशंस को ओके सबसे पहली आपकी प्रोपोजिशन क्या होगी? जिन्होंने 199 फाइल की है उसके अगेंस्ट सबसे पहली प्रोपोजिशन आपकी क्या होगी? कि सीआरपीसी में 561A की शक्ल में ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, 199 मेंटेनेबल नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से यू, आई वांट टू कम्युनिकेट यू कि डोंट ट्राई कि आप किसी तरीके से पूरी की पूरी कौम को एक नुक्ते पे ले और वो सारे एग्री कर जाए। दिस इज नॉट योर डोमेन। योर डोमेन इज कि आपको ये पता हो कि व्हाट मैक्सिमम कैन बी डन इन दिस सिचुएशन। वो सारे ऑप्शंस आपके सामने। We're getting my point? So आप ये तीनों रिवीजन भी आपके सामने, 561A भी आपके सामने, 199 भी, ओके आप इन सब के अंदर आप जा सकते हैं। एक जजमेंट इसमें ऐसी भी है, आपको पता है हाई कोर्ट, अगर आप सेक्शन 265 से आप इसको पढ़ना शुरू करें तो उसमें लिखा हुआ है, उसके जो उस चैप्टर की हेडिंग है वो ये है, ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस। तो सीआरपीसी हाई कोर्ट भी को भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। यू मस्ट हैव बीन नोन दिस। पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर मारूफ केस है जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूट हुआ था। कौन सा केस है? भुट्टो केस। भुट्टो केस आपको पता है डायरेक्टली हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूट हुआ था। तो हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल लॉ में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। तो 22A को उस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखें तो फिर भी आपको समझ आएगा ओके कि सीआरपीसी इनहेरेंट पावर्स के साथ साथ हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी दे रही है। तो प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर और प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की स्टेज के ऊपर यू आर हैविंग अ प्रोविजन नोन एज 22A सीआरपीसी, जिसके अंदर यू कैन गो एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। और उसकी जो फेट है वो मैंने आपको 3 जजमेंट्स लिखवा दी। व्हाट आर द पैरामीटर्स वो उसके अंदर प्रोवाइडेड है, वो आप उसको पढ़ेंगे देखेंगे एंड उसके खिलाफ जो रेमेडी है वो आगे जिस तरह भी आपने देखा आप उसको अवेल कर सकेंगे उसके अपने ग्राउंड्स के मुताबिक। रिवीजन और रिट में सर डिफरेंस ये है, रिवीजन अगर हम क्रिमिनल लॉ में देखें तो देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन जो 435 में प्रोवाइडेड है। रिट के अंदर दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, रिवीजन क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है। ओके जो 199 है उसका स्कोप डिसीजन का और उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर टोटली डिफरेंट। ओके वो जो 6 किस्म की 5 किस्म की रिट पिटीशंस हैं उनके अपने अपने ग्राउंड्स हैं। लेकिन रिवीजन के अंदर आप इलीगैलिटी को भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इलीगल है या इनएप्रोप्रिएट है, ये तीनों ग्राउंड्स आप ले सकते हैं। तीनों ग्राउंड्स के ऊपर रिवीजन आ सकती है। ठीक है, जो रिट पिटीशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट भी फाइल होती है और जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट भी फाइल होती है। रिवीजन सिर्फ जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल होती है, ठीक है, नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड फेज और वो है फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे किसी साहब ने कहा था प्राइवेट कंप्लेंट। When you are setting the law, criminal law into motion, you are having 2 modes. एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वी आर प्रिज्यूमिंग एफआईआर रजिस्टर होगी। आपने कोशिश की 22 से लगाई, सब कुछ नहीं रजिस्टर हुई, आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है सेक्शन 200 के तहत और एफआईआर रजिस्टर होती है 154 के तहत। ओके अब इन दोनों को ना जरा आप साथ साथ चलाते जाए। 154 के बाद जितनी भी प्रोविजंस हैं आपने मुकम्मल इनमें उन प्रोविजंस को आई एम नॉट गोइंग टू टच। जो रिमांड की प्रोविजंस हैं, डिस्चार्ज की प्रोविजंस हैं, जो स्टेटमेंट की है 161 की स्टेटमेंट, उसका इस्तेमाल 162 के अंदर, कॉन्फेशन की स्टेटमेंट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट। इन्वेस्टिगेशन आपने
154 में एफआईआर देने के बाद आगे जितने भी स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आपने फॉलो किए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, एंड देन रीच टू अ कंक्लूजन। वो कोई भी कंक्लूजन, वो ये समझता है कि ये ऑफेंस हुआ, वो ये समझता है ऑफेंस नहीं हुआ, वो ये समझता है कि ये ऑफेंस हुआ लेकिन ये जो एक्यूज्ड है जिनको मेंशन किया गया इन्होंने नहीं किया, वो ये समझता है कि जो मेंशन किए गए 3 एक्यूज थे इनमें से 2 ने किया, 1 ने नहीं किया। ही रीच टू द कंक्लूजन कि इन तीनों ने किया। मल्टीपल कंक्लूजन्स वो ड्रॉ कर सकता है इन रिजल्ट एंड कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बट द क्वेश्चन इज कि इन्वेस्टिगेशन है क्या बेसिकली? व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? कोई आप में से बताए। Collect the evidence. Probing into case whether the offense has been committed or not. Okay. Okay. To arrive at the just decision to do क्या तो actually To arrive at the just decision. actually work क्या दोनों तरफ को वो सिर्फ एफआईआर की चीजों को नहीं देखना, अदर साइड को भी देखना पड़ेगा। आपका लेक्चर सुनना चाहते हैं। काजी आदिल साहब को तो आप जानते हैं, हमारे मेंबर हैं बार काउंसिल के। वासिफ रियाज साहब जो है वो कराची में प्रैक्टिस करते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉर्पोरेट लॉयर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे चैम्बर फेलो भी हैं और इज एल्डर टू मी माशाल्लाह। न्यूट्रल बनकर उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है। न्यूट्रल बन के उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, Research basically. रिसर्च बेस करनी है और कुछ जी। Find out the facts. To find out the facts. Collect Find the out the material evidence. उस इन्वेस्टिगेशन का आप अपने जहन में रखें, उस इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है। एक एप्लीकेशन उसके पास आई है, जिस एप्लीकेशन पे उसने एफआईआर दी है और उस एफआईआर में देयर आर सर्टेन एलिगेशंस। ओके, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि उसका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो उन एलिगेशन से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता। सर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? Just wanted to say that the scope of the investigation is to see whether the evidence is sufficient to establish the legal elements of the offence. Contents of FIR से बाहर नहीं जा सकते। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर से बाहर नहीं जा सकता। उससे बाहर जा सकता है, connecting facts होने चाहिए। ओके, अभी ना सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, सुगरा बीबी केस, रिपोर्ट भी हुआ। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती। ओके जी, एफआईआर फिर उन्होंने डिस्कस किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, देन उन्होंने एसआईआर टीआईआर का हवाला दिया, सेकंड थर्ड, ये नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा कि एक एफआईआर जब रजिस्टर होगी तो उस एफआईआर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, वो उसी के अंदर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता जाएगा। जो बेसिक एफआईआर है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, दैट डज नॉट डिटरमिन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, दैट इज सिंपली एन इंफॉर्मेशन टू पुट द क्रिमिनल मशीनरी इनटू मोशन। उसके बाद जितनी अपडेट्स हैं, जितनी नई चीजें हैं, वो सारी रिकॉर्ड पे अगर आती हैं तो वो रिकॉर्ड पर लाई जाएंगी और उसका स्कोप अगर वाइड होता है तो वाइड होता जाएगा। लेकिन जो कानून के अंदर इन्वेस्टिगेशन के मल्टीपल कंक्लूजन्स हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूं उसका। इन्वेस्टिगेशन जो जजमेंट्स के अंदर आती है उसके अंदर ये है कि इन्वेस्टिगेशन मीन्स टू कलेक्ट एविडेंस इन सच अ वे टू रीच the truthfulness or falsehood of the allegations. Okay, कि आपने जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करनी है उसका भी पर्पस यही होना चाहिए कि उन एलिगेशंस की फॉल्सहुड या ट्रूथफुलनेस तक आप पहुंच सके। अब किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो एक कंक्लूजन ये है कि आप ये कहते हैं कि ऑफेंस तो कमिट हुआ, लेकिन ये जो मुल्जम है इसकी हद तक हमारे पास एविडेंस
मौजूद नहीं है. दिस इज वन काइंड ऑफ रिजल्ट. इस रिजल्ट का सोल्यूशन आपके सीआरपीसी में मौजूद है. अक्सर आपने सुना होगा कि जी पुलिस जो है वो डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के ले आई है. So we were saying कि offense commit हुआ है लेकिन जो accused है उससे नहीं हुआ. लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है. मतलब वो स्टेटमेंट में तो आ गया कि इसने कमिट किया है या उससे कोई चीज वो किसी तरीके से कनेक्ट तो हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसकी हद तक नहीं आया. सो कमीशन ऑफ ऑफेंस इज अवेलेबल, वो स्टैब्लिश हो रही है, लेकिन वो जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ कोई एविडेंस इन्वॉल्वमेंट का नहीं आ रहा. दैट इज नोन एज, हमारे कॉमन पार्लेंस के अंदर उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज. जब पुलिस वाले डिस्चार्ज बना के लाते हैं, 169 उसको डील करता है और उसमें वर्ड ये है व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट और द एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट. सर क्वेश्चन ये है कि मोस्टली केसेस में पुलिस ऐसा ही करती है जब उनका वो नहीं होता ना, इंटरेस्ट नहीं होता. तो क्या पुलिस का काम सिर्फ ये है कि बस चूंकि ये अगर एक्सेप्ट कर रही है कि ऑफेंस एक्सेप्ट वो कर रहे हैं, इनके खिलाफ वो नहीं एविडेंस मिल रहा तो बस इस डिस्चार्ज रिपोर्ट दे के बस बात खत्म, या एक मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड, ये ड्यूटी है पुलिस की एग्जीक्यूटिव वो प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर ये डिस्चार्ज रिपोर्ट सिर्फ या उनसे भी पूछा जा सकता है कि आगे क्या आप लोगों ने किया. अभी तक डिस्चार्ज के ऊपर जजमेंट्स यही हैं कि उस वक्त जब उन्होंने डिस्चार्ज बनाई है उस वक्त उस बंदे की हद तक एविडेंस डेफिशिएंट है. कल अगर कोई नया एविडेंस आ जाता है तो दोबारा उसका वारंट लेके दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट करें. नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि पुलिस से ये पूछा नहीं जाएगा कि आप लोगों ने एक जगह पर तो नहीं मिली, लेकिन आप लोगों को दूसरी जगह पर सर्च करने या मतलब मोस्टली केस में तो इसी तरह जान छुड़ा देते हैं कि नहीं मिली एविडेंस. ये कोई जवाब नहीं है ना, कुछ भी मिल सकता है. ये कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं मिल सकता? So जैसे आपने कहा कि offense तो commit हो गया ना, offense तो commit हो गया, लेकिन एक certain person के against evidence नहीं है, तो क्या पुलिस खुद से evidence? जी खुद से वो एविडेंस कलेक्ट करती रहेगी. Yeah, that's उस बंदे को अगर डिस्चार्ज कर दिया तो वो खुद से एविडेंस कलेक्ट करती रहेगी. ठीक है, कुछ चीजें ना टाइम के साथ साथ आपको समझ आएंगी. ठीक है, ये चीजें आपके दिमागों से, अभी चूंकि कैमरा भी लगा हुआ है तो आपके ना दिमागों से कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी और कुछ चीजें उसकी जगह नई फिट करनी पड़ेगी. ठीक है, बीइंग प्रैक्टिशनर यू आर अ प्रैक्टिशनर. ठीक है, आपके पास जो बंदा जो इश्यू लेके आता है, फॉर गॉड से ट्राई टू सॉल्व दिस, उस इश्यू को. ओके, मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूं, आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन विद यू. बाकी डेफिनेटली आप सब मुझसे ज्यादा समझदार, ठीक है, और आप आगे जब फील्ड में जाएंगे तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे वकील बनेंगे. मैं चाहूंगा कि मैं और वासिफ साहब दोनों आपके ऑफिस में आए आपसे मशवरा करने के लिए, लेकिन डोंट ट्राई टू एंटर इनटू द अफेयर्स ऑफ द पीपल खुद ब खुद. ओके, मसलन मेरे पास फाइल आती है ना क्रिमिनल की, एक बंदा 302 की फाइल लेके आता है मेरे सामने, वो बैठा हुआ है, ही इज एक्यूज्ड. ओके, मैं उससे कभी नहीं पूछता हाँ जी भाई जी मारिया सी तुसी, दसो ना जरा किस तरह मारा है तुसी बंदा. व्हाई टू आस्क हिम? वो अगर मुझे कहे कि हाँ जी मैं गया था ना जी रात को, तो जनाब उठे सुते सन, वहां पे ये था, मैंने 3 बंदों को मार दिया वहां पे, मेरे पास क्या मोरल जस्टिफिकेशन है टू डिफेंड हिम? And I don't have any legal justification to defend him. आपको कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप अखबार में आर्टिकल लिखें, आप मुआशरे पे तनकीद करें. You are not going to prepare yourself to be critical on society generally. You are going to be prepared for what? solve the problem. आप ये बात समझे? When once you will be recognized as a best lawyer in the town, do whatever you want. जो मर्जी उसके बाद करें, रेडी पे जाके टमाटर बेचना शुरू कर दें, लोग आपके पास आएंगे, टमाटर आपसे ही लेंगे. लेकिन द थिंग विच यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, वो आपको आती ना हो,
यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल लॉयर। ओके, लोग आपसे कानून पे मशवरा ना लें, चलते चलते आपसे कहें क्यों भाई जी आज बारिश होएगी कि नहीं, ठीक है। मीनिंग देयर बाय कि आप अपनी फील्ड से बहुत दूर हैं। जितने मर्जी क्रिटिकल एनालिस्ट आप बन जाएं मुआशरे के ऊपर, आप अपनी फील्ड से बहुत दूर। बी अ गुड लॉयर, बस ये काम आप करें। ये नहीं कर सकते तो फिर आपको स्विच करके किसी और फील्ड में बहुत आगे निकल जाए, यू आर सक्सेसफुल। इसी फील्ड में रहते हुए यू आर नॉट अ गुड लॉयर, यू आर नॉट सक्सेसफुल। बी दैट, आप जो मर्जी करना शुरू कर। गेट माय पॉइंट? अपने जहन से चीजों को स्क्रैच आउट करें, बहुत सारी चीजों। ओके, जो चीज आपके सामने आती है, ये प्रोसीजरल लैकूनास, बहुत सारी ओवर अथॉरिटेटिव चीजें आपके सामने हर रोज आएंगी। ओके, बेस्ट फाइन एंड ट्यून्ड सोसाइटी में आप लोगों का क्या काम? अगर बेहतरीन सोसाइटी है, हर बंदा सिर्फ लाइट के ऊपर रुक रहा है, सबस पे चल रहा है, कोई बंदा कुछ मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, तो वेयर यू विल स्टैंड? सर अगर सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी होगी ना, तो लीगली और लीगल उसकी वो भी इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि उससे बढ़ के काम मिलते होंगे। मसलन मैं तो क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहा हूं भाई, उसमें भी सर आ जाते होंगे। आप अपने हिसाब से अपना जो एक मोटिवेशन है, यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, इस पे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई उस पे वो नहीं है। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आप अपने डोमेन ऑफ प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करें, ओके, उसमें जो है वो स्ट्रांगली प्ले करें विद इन दैट। ओके, कि कोई भी बंदा इस्लामाबाद के अंदर, इसके मुजाफात के अंदर एंड देन स्लोली इन पाकिस्तान, कोई भी बंदा कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे, उसके बाद उस पर FIR हो, तो उसकी कोशिश हो कि आई शुड रीच टू दिस जेंटलमैन और दिस लेडी सो दैट वो मुझे रिप्रेजेंट करे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका यही डोमेन है कि आप अदालत के सामने बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी आपका डोमेन नहीं है और ना उसमें एंटर होने की कोशिश करें। कमिंग बैक टू दैट, FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन, अगर ऑफेंस हुआ लेकिन एक्यूज्ड जो मुल्जम है उसके खिलाफ एविडेंस ना हुई, तो उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, 169 उसको डील करता है। लेकिन अगर दे रीच टू द कंक्लूजन, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या IO रीच टू द कंक्लूजन के ऑफेंस हुआ ही नहीं है सिरे से, देयर कैन बी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस। मसलन पिछले कुछ अरसे में एक बहुत ज्यादा ट्रेंड इस चीज का शुरू हुआ था। आवाज आ रही है? ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि खातून ने और साहब ने शादी कर ली, तो वालिद साहब ने या भाई ने FIR रजिस्टर करवाई कि ये जबरदस्ती जो है वो इन्हें अगवा करके ले गए हैं। FIR रजिस्टर हो गई, रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब से देयर कैन बी 2-3 जो एक पॉसिबल वे फॉरवर्ड्स हैं। माइट भी ऐसा हो कि वो खातून आके स्टेटमेंट दें और वो कहें वाकई मुझे इन्होंने अगवा किया था, ऑफेंस इस्टेब्लिश हुआ, बना स्ट्रॉन्ग। ओके, लेकिन अगर खातून आके ये स्टेटमेंट देती हैं कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं खुद इनके साथ रह रही हूं, अब ऑफेंस किधर गया? ऑफेंस रहा कोई कि नहीं रहा? ओके, हमारे कानून के मुताबिक कोई ऑफेंस नहीं रहा। ओके, फिर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि किसी किस्म का कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक कैंसलेशन रिपोर्ट बना के भिजवा देगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास। पुलिस रूल्स हैं उनका, चैप्टर 24 रूल 7 जो है वो इसको डील कर, और वो कैंसलेशन रिपोर्ट इसीलिए बनती है
कि अगर इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ना हो, सो आपने कैंसलेशन रिपोर्ट बना दी. बट इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रीचेस टू द कंक्लूजन के ऑफेंस भी हुआ है और ये एक्यूज्ड है, तो वो एक फॉर्म है स्केड्यूल 2 में प्रोवाइडेड है जिसे हम चालान कहते हैं. देयर आर डिफरेंट कॉलम्स, वो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े होंगे. उनके उन कॉलम्स के अंदर आपने मुख्तलिफ चीजों को फिल करना होता है. कंप्लेनेंट, नेम ऑफ द एक्यूज, अरेस्टेड, नॉट अरेस्टेड, चलान, नॉट चलान, फिर आगे वो पूरी तरतीब के साथ आप उसको फिल करते हैं और वो 173 की रिपोर्ट कहलाती है. वो 173 की जो रिपोर्ट है वो आप अदालत में पेश कर देते हैं. अब आप लाइकवाइज देखिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्शन 200 जो सीआरपीसी में प्राइवेट कंप्लेंट का है. 154 रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, आपने 173 की रिपोर्ट दे दी. 200 में आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की. प्राइवेट कंप्लेंट में 202 के तहत देयर आर 2 ऑप्शंस विद द मजिस्ट्रेट और द रेलेवेंट जो भी जज है उसके पास. इधर उस प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा ले, लैंग्वेज है उसकी, और इंक्वायरी करवा ले. वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की रिपोर्ट वापस आती है, उसकी बेस के ऊपर वो अदालत के सामने आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट अदालत के सामने यहां पे भी पड़ी हुई है और अगर एफआईआर हुई है तो उसकी बेस के ऊपर 173 की रिपोर्ट पड़ी हुई है. दोनों जो इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं दे हैव बीन रिजल्टेड इनटू द फाइनल रिपोर्ट जो इस टाइम अदालत के सामने. आई एम नॉट टचिंग, अरेस्ट होगा तो बेल कैसे होगी एंड दोज ऑल थिंग्स, मैं जरा उसको आई एम जस्ट पुटिंग अ कॉमा ऑन दैट, उसको बाद में मैं सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के तौर पे डिस्कस करूंगा. ओके जी, रिपोर्ट आ गई. देन कम्स कि अब आपने एक्यूज को तलब करना है ताकि वो ट्रायल फेस करे. आपने सेक्शन 204 में एक्यूज को तलब कर लिया. अब अगर वो मैजिस्टेरियल ट्रायल है तो दी प्रोविजंस आर 241A से शुरू हो रही हैं. अगर वो सेशंस ट्रायल है तो 265A से शुरू हो रही हैं. आप उसके मुताबिक आपने ट्रायल किया. प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज जिसपे आपने रिपोर्ट प्रिपेयर की, रिपोर्ट आने के बाद मुल्जिमों को बुलाया, अब आपका ट्रायल स्टेज आपकी शुरू होगी. देयर आर मैंडेटरी प्रोविजंस. ट्रायल को आपने जब आपने कंक्लूड करना है, आपने ट्रायल कंक्लूड किया और आपने जजमेंट दे दी, ईदर दैट जजमेंट विल बी दी ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन. यही 2 किस्म की जजमेंट हो सकती है, ईदर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन. कन्विक्शन और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस होता है जी? सर जब ट्रायल चलेगा, कन्विक्शन तो उसमें जस्ट एक अपनी जजमेंट, एक ओपिनियन दे दी ना. जब ट्रायल चलेगा उसके बाद अगर वो साबित हो गया तो फिर उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ जो कोर्ट ऑर्डर कर दिया वो पनिशमेंट. सर इसमें पनिशमेंट पीवीसी में डिफाइन है, शायद कन्विक्शन इसमें जो जज सारे फैक्ट्स देख के एक्यूज को देता है. ठीक है, जो कन्विक्शन हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का शायद वो पनिशमेंट. सर A conviction only means that it's been proven beyond reasonable doubt that the accused is the person who committed the offense, so they're guilty of the offense. But sentencing is a completely different exercise in which the judge then has to make a decision about the circumstances of the offense, the gravity of the offense, and any mitigating factors, and then accord an appropriate sentence that fits the punishment. Punishment is the execution of the conviction. एग्जीक्यूशन ऑफ द कन्विक्शन. डॉक्ट्राइन ऑफ कन्विक्शन आपको सिर्फ जजमेंट राइटिंग का ये हिस्सा बता, ओके, और डॉक्ट्राइन ऑफ पनिशमेंट ये दोनों बिल्कुल अलहदा चीजें. और मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि
हमारे पीएम साहब थे, उनको एक कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में कन्विक्ट किया गया था। यू रिमेंबर गिलानी साहब को? सजा कितनी हुई थी, पनिशमेंट कितनी हुई थी? 2-3 मिनट के साथ। ठीक है जी, टिल राइजिंग ऑफ दी कोर्ट 30 सेकंड्स अगर प्रैक्टिकली देखा जाए जिस तरह आप फरमा रहे हैं। लेकिन कन्विक्शन हुई थी उन्हें एक ऐसे एलिगेशन में जिसकी सजा कितनी है कॉन्टेम्प्ट की? 1 ईयर। ओके, लेकिन उन्हें सजा हो रही है 35 सेकंड्स। ओके, पनिशमेंट का बिल्कुल इंडिपेंडेंट डॉक्ट्राइन है। और जिस तरह इन साहब ने फरमाया, आपका नाम क्या है सर? जेरी। जिस तरह जेरी साहब ने फरमाया कि जो कन्विक्शन है ये सिंपली डेक्लेरेशन है कि जो चार्ज या जो एलिगेशन एक्यूज्ड के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने लगाया है, वेदर प्रोसिक्यूशन इज सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट चार्ज और नॉट। इफ सक्सेसफुली प्रूव कर दिया तो मीनिंग देयर बाय एक्यूज इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। कन्विक्शन मीन्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट जब लिखी जाती है तो इसके 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज adjudging the accused that whether he is guilty of the offense or not. If he is guilty, he is convicted. If he is not guilty, he is acquitted. Then there is no question of punishment. Okay, once you reach to the conclusion that he is guilty, meaning thereby आपने convict किया, अगले पार्ट के अंदर you are going कि अब इसको सजा कितनी देनी है। सजा का बेसिक मैकेनिज्म सेक्शन 53 में प्रोवाइडेड है पीपीसी के अंदर। कितने टाइप्स की पनिशमेंट्स हैं? ओके, फिर आगे डिफरेंट प्रोविजंस डिफरेंट सेक्शंस में वो फैली। तो कोर्ट ऑफ लॉ उन पनिशमेंट से बियॉन्ड नहीं जा सकती, उनसे बाहर नहीं जा सकती। ओके, उन्हीं के अंदर रहेगी। सर, we can say that the conviction leads to punishment. Conviction leads to punishment. Exactly. तो अब आपने कितनी पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है, कितनी नहीं करनी है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म। तो आफ्टर ट्रायल, तीसरा फेज आपने ट्रायल किया। ट्रायल के अंदर यू आर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, 3 किस्म के विटनेसेस या 3 किस्म का आप टाइप ऑफ एविडेंस लेके आते हैं। एक है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, दूसरी है डिफेंस एविडेंस और तीसरी है कोर्ट्स एविडेंस। ओके, अगर हम इनको विटनेस में कन्वर्ट करें तो पीडब्ल्यूज, डीडब्ल्यूज एंड सीडब्ल्यूज। ओके, 3 किस्म के आपको विटनेसेस और 3 किस्म के ही डॉक्यूमेंट्स इसी तरह हम डिवाइड करते हैं जो आप प्रोड्यूस करते हैं बिफोर दी कोर्ट, एंड देन यू रीच टू दी कंक्लूजन जो हमने कहा। पोस्ट ट्रायल जो प्रोसीडिंग है या जो ट्रायल की जजमेंट है, पोस्ट ट्रायल जो प्रोसीडिंग, पोस्ट जजमेंटल जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीआरपीसी का जो एक चैप्टर आता है, दैट चैप्टर रिलेट्स टू अपील। सीआरपीसी में जो अपील की प्रोविजन है, आप आगे इसको पढ़ेंगे और मजीद इसको जब आप निकालेंगे, देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। अपील्स के बारे में जनरल लॉ ये है दैट एज अ जनरल प्रिंसिपल अगेंस्ट एवरी जजमेंट अपील इज प्रोवाइडेड। ये एक जनरल प्रिंसिपल अंडरस्टैंड किया जाता है बाय एवरीबॉडी, बाय एवरी स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि अगर किसी कोर्ट में कोई जजमेंट पास की है, अगेंस्ट दैट जजमेंट राइट ऑफ अपील प्रोवाइडेड। आप नेक्स्ट फोरम में जा सकते हैं। सीआरपीसी इज वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल स्टैट्यूट्स, इसी के ऊपर आप लाज़िम बात है आगे जाएंगे तो रिसर्च करके इसको लिखेंगे व्हाई इट इज सो। सीआरपीसी का जो अपील्स का चैप्टर है वो शुरू होता है सेक्शन 404 ऑनवर्ड्स, लेकिन 404 ये कहता है, इट स्टार्ट्स विद नेगेटिव वर्डिंग। ये कहता है नो अपील शैल लाई। आगे
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो ये कहता है एज अ जनरल प्रिंसिपल नो अपील शैल लाई। नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आफ्टर जो प्रोविजंस है। एज अ जनरल प्रिंसिपल सीआरपीसी का ये वो हिस्सा है जो है तो प्रोसीजरल स्टैट्यूट के अंदर, लेकिन डील करता है सब्सटेंटिव क्वेश्चन को। बिकॉज वंस अ जजमेंट हैज बीन पास्ड अगेंस्ट यू, अब आप नेक्स्ट करेंगे अब मैं क्या करूं, व्हाट आई हैव टू डू, तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ओके यू आर गोइंग टू फाइल एन अपील। ओके, ये आपको नेक्स्ट रेमेडी दे रहा है, लेकिन इट स्टार्ट्स विद नेगेटिव वर्डिंग। इसलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था रिवीजन के हवाले से, ओके, उन चीजों के हवाले से, सीआरपीसी में रिवीजन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि वहां पे अपील कुछ चीजों में प्रोवाइड की गई है। जनरली जितने भी जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उनके लिए अपील प्रोवाइडेड नहीं। सीपीसी की लैंग्वेज आपने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। 96 की आप अपील पढ़े तो आपको नजर आएगा कि हर फाइनल या जजमेंट जो भी डिग्री पास होती है उसके खिलाफ अपील मौजूद। दिस इज नॉट द केस इन सीआरपीसी। ओके, ये आगे पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं जो 400 से ऑनवर्ड्स चलती हैं। बेल्स की टाइप्स ऑलरेडी आपने डिस्कस की हुई है, आपने पढ़ी भी होंगी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर। प्री रेस्ट बेल 2 जजमेंट्स आपने पढ़नी है इसके ऊपर। एक है हिदायतुल्लाह केस PLD 1949 लाहौर 21। पाकिस्तान बनने के बाद प्री रेस्ट बेल के ऊपर ये पहली जजमेंट, PLD 1949 लाहौर पेज 21। दूसरी जजमेंट आपने पढ़नी है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 708। सेवन 708। आपको 2 जो पीक्स हैं आपको पता चलेगा कि प्री रेस्ट बेल के ऊपर 2 पीक्स क्लियर होंगी आपको। ओके, एक सेटल्ड व्यू 1948 से चला आ रहा था, तो उसके बाद बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आई हैं उसके ऊपर, और वो एक पूरा जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई प्री रेस्ट बेल की। ये जो 21 की जजमेंट है ये उस जूरिस्प्रूडेंस से किसी हद तक रिजाइल करती है। ओके, ये वाली जो जजमेंट है। देन आफ्टर रेस्ट बेल, गिरफ्तार होने के बाद आफ्टर रेस्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो बेसिक थ्योरी रन कर रही है उसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड उसको जरा समझिए। यू आर अ फ्री मैन राइट नाउ, बी एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू और नॉट। ओके, यू आर अ फ्री मैन राइट नाउ। किसी बंदे के खिलाफ जब FIR रजिस्टर होती है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास ऑप्शन है कि उसको गिरफ्तार करे या ना करे। पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करना चाहती है तो आप बेल बिफोर अरेस्ट में जाते हैं, बिकॉज यू से बिफोर द कोर्ट कि हमें ये पुलिस गलत तरीके से गिरफ्तार कर रही है, स्टैंड बिटवीन मी एंड द पुलिस, और मुझे रेस्क्यू करे, मुझे बचाए। Okay, this is what you ask from the court कि आप मेरी बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म करेंगे तो एक्चुअली यू विल बी स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड पुलिस। ओके, वो चैप्टर क्लोज हुआ। एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। सीआरपीसी 3 किस्म की कस्टडीज को डील करती है। सबसे पहली कस्टडी है जिसको हम कहते हैं पुलिस कस्टडी। इन्वेस्टिगेशन में मैंने इसको इसलिए टच नहीं किया था कि इसको सेपरेटली, आई जस्ट वांटेड कि आप सेपरेटली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। पुलिस कस्टडी का मतलब यह है कि जब FIR रजिस्टर हुई, पुलिस के पास ऐसा मटेरियल आ गया कि वो अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, तो पुलिस ने अरेस्ट किया। दैट पीरियड
दो मेजर प्रोविजंस हैं जो इसे डील कर रही हैं, सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, जो पुलिस अरेस्ट और कस्टडी को डील कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना अपनी आम जुबान में पुलिस रिमांड चल रहा है, अभी रिमांड चल रहा है, फिजिकल रिमांड चल रहा है। So physical remand और police custody same? इट्स द सेम थिंग। इसके ऊपर जितना भी लॉ डेवलप हुआ 61 के अंदर, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस के पास 24 आवर्स हैं टू इन्वेस्टिगेट विदाउट परमिशन ऑफ एनी अदर बॉडी और एनी अदर अथॉरिटी। एज सुन एज वो 24 घंटे एग्जॉस्ट होने लगे हैं, तो बिफोर दैट इफ दे वांट टू कीप दैट एक्यूज्ड अंडर देयर कस्टडी, what they have to do is they have to take permission, जिसको हम कहते हैं रिमांड लेना है उसमें। ओके, रिमांड का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम। रिमांड मीन व्हाट? Investigation करनी है पुलिस ने। So body is बैक सेंड करना रिमांड का मतलब। रिमांड मीन टू सेंड बैक। ओके, तो पुलिस वाले जो हैं जिनके पास ऑलरेडी वो बंदा होता है, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाके बेसिकली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका रिमांड हमें दें। ये स्लैंग होते होते कि इस तरह बन गए। ओके, तो वो बेसिकली उससे ये कहते हैं कि टू सेंड हिम बैक टू अस, हमारा टाइम एक्सपायर होने लगा है, ये हम तुम्हें दे रहे हैं, इसको वापस, इसलिए आप इसको रिमांड करें। ओके, उन्होंने अलाउ कर दिया फॉर अ डे और टू, वट एवर, जितना भी उन्होंने टाइम दिया उन्होंने वापस भिजवा दिया। वो बंदा आपके पास, पुलिस के पास आ गया। मैक्सिमम टाइम विच कैन बी कंज्यूम्ड इज 14 डेज। ओके जी, कि जो मैक्सिमम रिमांड पुलिस के पास या पुलिस की कस्टडी में जो मैक्सिमम वो रह सकता है वो है 14 डेज 167 के तहत, और 24 आवर्स 61 के तहत, कम्युलेटिवली 15 डेज। ठीक है जी, तो ये इसको हम कहते हैं फिजिकल कस्टडी ऑफ द पुलिस, पुलिस रिमांड जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट कस्टडीज, जिसके लिए आप सब जो है वो आर्गू भी करेंगे और लड़ेंगे, फिजिकल कस्टडी के ऊपर जजमेंट लिखे, दैट इज 1984 PCRLJ 2588। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप इसे पढ़िएगा, I can simply request you कि आप इन्हें पढ़ें। 1984 PCRLJ 2588। 1984 PCRLJ 2588। फिजिकल रिमांड के ऊपर देयर आर 18 प्रिंसिपल्स कि ये कैसे दिया जाएगा, तो उसके ऊपर ये जजमेंट जो है इसमें ये सारे प्रिंसिपल्स और सब कुछ डिस्कस किया गया और बताया गया। देन यू गो इनटू द जुडिशियल रिमांड। जेल कहती है हमें वापस चाहिए इनका। आप जेल को भिजवाते हैं। तो रिमांड का मतलब तो है ना कि वापस भेजो, सेंड बैक, तो फिर जुडिशियल रिमांड इज लाइक, मैं बताता हूँ व्हाई वी आर सेइंग इट जुडिशियल रिमांड। ठीक है, ये जो रिमांड एक्सटेंड हो रहा था, ये होता बेसिकली क्या था, यू गो इस प्रोसेस को रीड करें। 2 दिन का रिमांड जज साहब ने दिया, आज खत्म हो रहा है। आज 12 बजे वो पुलिस वाला दोबारा जज साहब के पास लेके जाता है। जज साहब को ये कहता है, जनाब ये आपकी इजाजत से आपका ये जो बंदा है ये आपने मुझे वापस दिया था, अब चूंकि टाइम जो आपने मुझे दिया था वो खत्म हो गया, मैं दोबारा आपके पास लेके आया हूं। अब उसके बॉटम में एक रिक्वेस्ट होगी, या वो कहेगा कि ये मुझे आप वापस करें, मैंने और इन्वेस्टिगेशन करनी है, या वो कहेगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, अब आप इसको अपने पास रखें। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहले 24 घंटे जो ही खत्म हुए, वो बंदा जो है वो बेसिकली
यूं समझे कि मेहमान बन गया या अटैच हो गया मैजिस्ट्रेट के साथ, कोर्ट के साथ, जुडिशरी के साथ, बिकॉज ही इज नाउ बीइंग गिवन टू पुलिस विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, द जुडिशियल ऑफिसर। ओके, आप उसको उसके पास लेके गए, वो ये कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें ये बंदा जो मेरा बंदा है, मैं तुम्हें अब, तुमने इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी वो कर चुके हो, अब टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मेरा बंदा जो तुम पहले मेरे पास लेके आए थे, अब मैं अपने पास हूं। हमारी बात समझ रहे? सो दैट मैजिस्ट्रेट हैज स्टॉप्ड दैट पर्सन, दैट पुलिस ऑफिसर, टू टेक हिम बैक इनटू हिज कस्टडी, rather that magistrate has taken him back from the police. You getting my point? Okay. अब वो जो उसने वापस लिया, मैजिस्ट्रेट साहब अब उसका क्या करें? जब हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी में है ये बंदा, ठीक है, तो असल में इसका मतलब ये होता है कि जज साहब की कस्टडी में। ट्रायल तो शुरू होगा, हो सकता है इतनी देर में शुरू भी हो चुका हो। ओके, वो जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है, उन जज साहब की कस्टडी में जा रहा है। अब जज साहब की कस्टडी में जो भी बंदा जाएगा, उसे जज साहब किधर लेके जाएंगे? ठीक है, ये जो पूरा जेल वाला सिस्टम डेवलप किया गया है, ये असल में उन लोगों के लिए है जो जज साहिबान के मेहमान। सर एक क्वेश्चन है सर, 24 और पूरे होते हैं, नेक्स्ट डे हॉलीडे आता है संडे, तो फिर क्या होगा? पेश करें वो नहीं रुकेगा सिस्टम, ठीक है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब जज साहब उसको घर तो नहीं लेके जा सकते उस एक्यूज को, ठीक है? इसलिए जेल वाला सिस्टम बना दिया गया। एवरी पर्सन हु इज इन जुडिशियल कस्टडी विल बी सेंट टू, ओके जी। अब जेल से वो बंदा जज साहब के सामने पेश किया जाएगा अपने तरतीब से। उसमें भी लॉ ये है, 14 दिनों से ज्यादा जेल वाले उसको अपने पास, 14 दिनों से 15वें दिन के दरमियान, इससे पहले कभी भी, और मैक्सिमम 14 डेज, वो उसको दोबारा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके उसे दिखाएंगे कि हाँ जी ये बंदा आपका मेहमान हमारे पास सही सलामत से। दैट इज नोन एज जुडिशियल रिमांड, ठीक है? रिमिटिंग बैक टू जुडिशियल कस्टडी। 364 इसको डील करता है, सीआरपीसी। जो मैंने आपको जजमेंट लिखवाई है 1984 वाली, उसमें देयर आर 6-7 प्रिंसिपल्स डीलिंग जुडिशियल रिमांड एंड कस्टडी एज वेल। वो आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीजें उसमें क्लियर होंगी। सर रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास ही पेश करेंगे या जो भी ट्रायल कोर्ट होगी उसके पास पेश करेंगे? जरूरी नहीं है, ट्रायल कोर्ट अगर 302 का केस है तो सेशंस होगी, तो पेश मैजिस्ट्रेट के पास ही करेंगे उसको। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टैट्यूट्स जो ये कहते हैं कि उसका मैजिस्ट्रेट स्पेशल जज ही होगा। लाइक ATC जो है वो रिमांड देने के लिए भी उसी के पास है कि उसको पेश करेंगे, ठीक है सर? वो उसी में प्रोवाइडेड है, तो वही स्पेशल जज साहब जो है वो उनका रिमांड भी देंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू जुडिशियल कस्टडी। तो आपका वो जो 14 डेज का साइकिल है वो चलना शुरू हो गया। अब यहां पर आके वी आर गोइंग टू डिस्कस दी जो बेल वाला, प्री-अरेस्ट बेल वाला आपने कंप्लीट कर लिया था, आफ्टर बेल हम डिस्कस कर रहे थे, जहां से ये डिस्कशन शुरू हुई। अब यहां पे आप फाइल करते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट। द डे आपका जो बंदा है वो जुडिशियल हो गया, जज साहब की कस्टडी में चला गया, तो आप उसकी बेल आपने फाइल करके यू कैन आर्गू इज बेल एप्लीकेशन। तो बेसिकली इन बेल एप्लीकेशन व्हाट आर यू सेइंग टू अ मैजिस्ट्रेट, टू अ जज? आप उसे कह रहे हैं कि जनाबे आली मोहम्मद बशीर साहब, ये FIR रजिस्टर हुई थी, अरेस्ट हुए थे, फिजिकल कस्टडी उनकी पुलिस के पास थी, कंप्लीट हुई, उसके बाद वो जुडिशियल हुए आपकी कस्टडी में। ओके, आपने इस बंदे को अपने पास क्या करना है रख के? आप मेहरबानी फरमा के इसको टेम्परेरी तौर पे बेल दें। बेल मीन्स व्हाट? टू हैंड ओवर हिज कस्टडी
from your custody to this private gentleman who is surety. आप जामिन पेश करते हैं, श्योरिटी पेश करते हैं, बेल एप्लीकेशन में लिखा होता है he is ready to produce surety to the satisfaction of this honorable court. So actually you are requesting the court, the judicial officer, that as the custody of this gentleman was transferred from police to you, transfer his custody from yourself to this private gentleman. जब भी जरूरत होगी ये आपके सामने पेश करेगा. बेल का पूरा कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ कस्टडी जुडिशियल से उस प्राइवेट बंदे की तरफ. छोटी कितने टाइम में रिलीज हो सकती है? रोज जामिन है, कब वापस? अभी जमानत होने दो, जमानत हो जाना पहले. सर जो आफ्टर अरेस्ट बेल है वो जुडिशियल कस्टडी में होना उसके लिए जरूरी है कि उसका इसके ऊपर जो है ना दो चीजें ये होगी जब वो जुडिशियल कस्टडी में, बिकॉज कोर्ट अपनी कस्टडी से ही आपको देगी. फिजिकल रिमांड में उसकी बेल नहीं हो सकती. फाइलिंग ऑफ बेल के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं. इन सर्टन केसेस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. इन सर्टन केसेस हम ऐसा करते हैं कि रिमांड उसका चल रहा है, साथ बेल एप्लीकेशन फाइल करके उस पर नोटिस करवा दिया. आर्गू तब की जब उसका रिमांड, फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका है, जुडिशियल रिमांड पे चला गया, उस टाइम आर्गू की. वो लिमिटेशन है कि ड्यूरिंग रिमांड किसी के पास ही वो बंदा नहीं आया. सर जिस दिन उसको जुडिशियल करते हैं ना, उसी मतलब पहले ही बेल पिटीशन हमने दे दी है, जिस दिन उसको जुडिशियल कर रहे हैं उसी दिन आर्गू कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते उससे नोटिसेस वाला डेट दे देते हैं. हैं. नोटिस पे वो जो डेट देते हैं वो 1 दिन या 2 दिनों का नोटिस करते हैं. देयर आर जजमेंट्स इसके अंदर आप लेकिन मौजूद हैं अभी. आफ्टर अरेस्ट के लिए आपको नोटिसेस की क्या जरूरत है? प्रोसिक्यूशन को आप 497 में लिखा हो, ओके, प्रोसिक्यूशन को आप नोटिस करेंगे कि 497 की लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, पुटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर नोटिस. Sir, can surety be in monetary terms? It is always in monetary terms. Sir, you said private will be surety of a person. तो सर मतलब श्योरिटी बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, पैसे दे के आप श्योरिटी. केपीके में इस तरह होता है जो मुझे पता चला, मैंने खुद उसको खैर नहीं वो ऑब्जर्व किया. मैंने ये सुना है कि उस बंदे का आईडी कार्ड लेके उसी के ऊपर श्योरिटी कर देते हैं. लेकिन इस्लामाबाद या पंजाब के अंदर जो कस्टम है वो डिफरेंट है. वहां पे उस बंदे की श्योरिटी इन पर्सन प्लस मॉनेटरी श्योरिटी, ये दोनों साथ लगते हैं कि तुम इतने बॉन्ड्स दो. Means the documents of the properties will be next. इधर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज या आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा लें, रिक्वेस्ट कर लें, आप कैश जमा करवा दें, उसकी वैल्यू वो होनी चाहिए जितना उसने ऑर्डर किया, सेटिस्फेक्शन के. यहां तक आपका क्लियर हुआ कस्टडी को शिफ्ट करना टुवर्ड्स दी अदर पर्सन. अब जो बेल है, बेल आफ्टर अरेस्ट एंड बेल बिफोर अरेस्ट, 2 कॉन्सेप्ट्स और डेवलप हुए इस दौरान, और उनमें से एक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक को मैं स्किप करूंगा, इस टाइम आपकी जरूरत नहीं है. दैट इज प्रोटेक्टिव बेल. द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव बेल, बहुत लंबी ये डिस्कशन हुई. आई एम फॉरगेटिंग द जजमेंट, लेकिन वो शर्जील मेमन का केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है. बहुत लंबा उसके अंदर डिस्कस हुआ इसका पूरा कॉन्सेप्ट. और वो कॉन्सेप्ट ये है कि सीआरपीसी के अंदर, बजाते खुद लॉ के अंदर जो डेवलप हुई हुई चीजें थी या जो स्पेसिफिकली लिखी हुई बाय वर्ड चीजें हैं स्टैट्यूट में, वो सिर्फ बेल आफ्टर अरेस्ट है. बाय वर्ड्स बेल बिफोर अरेस्ट भी सीआरपीसी में लिखी हुई नहीं है. थ्रू कोर्ट्स प्रोनाउंसमेंट्स ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. ओके, हिदायतुल्लाह केस आप पढ़ेंगे तो उसमें 1895 की एक जजमेंट रेफर की गई है. ट्राई टू सर्च इट आउट, मिली नहीं मुझे. ILR की एक जजमेंट आप देखेंगे रेफर हुई है वो, लेकिन ये कोर्ट मेड लॉ है. ओके, जज मेड लॉ है बेसिकली. इसी तरह ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव बेल है ये भी जज मेड लॉ है. नीदर इट फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ प्री अरेस्ट बेल नॉर पोस्ट अरेस्ट बेल. ये क्या है बेसिकली? से मैं इस्लामाबाद में हूं, एक FIR मेरे खिलाफ दर्ज हो जाती है लाहौर. नाउ आई वांट टू अप्रोच द रेलेवेंट कोर्ट जहां से मुझे प्री अरेस्ट बेल मिलेगी. ओके, लेकिन आई एम अंडर स्वीयर थ्रेट कि मुझे
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस अदालत तक पहुंचने नहीं देगी. ओके, आई विल बी पिक्ड फ्रॉम हाफ ऑफ द वे. तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर मैं एक बेल फाइल करता हूं कि मुझे एक खास मुद्दत के लिए अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी जाए और मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं रेलेवेंट कोर्ट में जाके अपनी बेल बिफोर अरेस्ट मूव कर सकूं. ये जो कॉन्सेप्ट है, allowing a person to reach to the court of competent jurisdiction to invoke for his bail before arrest, this is known as protective bail. सर ये 498 क्लॉज 5 में आता है. 498 का क्लॉज 5 है नहीं. 498 ये सीआरपीसी का कोई प्रोविजन नहीं है जो इसको डील कर. ठीक है सर, सीआरपीसी कोई प्रोविजन नहीं जो सर इसीलिए राहदारी जमानत भी कहते हैं. इमरान वो खान साहब somehow 86 में डील होती है. देखिए somehow 86 में डील होती है. जी सर. तो ईमान मज़ारी को प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट आप ने साथ कैसे बैठ दी? गए ईमान मज़ारी को कैसे दी थी हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल? किस इशू में? बाजवा साहब को जो उसने कहा वो प्रोटेक्टिव बेल ही ग्रांट की गई थी. बट सर कैसे किस लॉ के तहत? मैं कह रहा हूँ कि उसकी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है प्रोटेक्टिव बेल. लेकिन सर वो दैट गोज अंडर 199. तो वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में आप जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का आप जब ये पढ़ेंगे ना 199 का, देयर इज नो ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी. तो बेसिकली 199 का अगर आप 2 का मेरे ख्याल में रोमन 4 है, इफ यू गो थ्रू दैट, जिसमें वो कहते हैं कि 199 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज हो सकती है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, ड्यू प्रोसेस इज योर फंडामेंटल राइट. ड्यू प्रोसेस इंक्लूड्स बेल बिफोर अरेस्ट. तो आपको अगर वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा तो आप 199 में अपने एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा रहे हैं. सो दे अलाउ यू कि आपको अरेस्ट ना किया जाए. और यही पूरी डिस्कशन शर्जील मेमन वाले केस के अंदर दी गई. सर are protective bails and transitory bails the same remedy? नहीं, इट्स डिफरेंट. ठीक है, वो ट्रांजिटरी बेल में अभी डिस्कस, मैंने कहा था कि चौथा वो जो टाइप है मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता. अभी प्रोटेक्टिव बेल का चैप्टर खोला है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो है ना वो शुरू हो गई. ठीक है, और वो मतलब वो चीजें उसमें आना शुरू हो गई. इसलिए आई जस्ट वांट कि आप इन 2-3 चीजों की हद तक फोकस रहें. सो बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव बेल. ओके, तो प्रोटेक्टिव आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लेके चलते हैं. ओवरऑल व्यू के लिए आप एक रहमत हुसैन जाफरी साहब की एक जजमेंट पढ़िएगा, दैट इज 2005 है. वो प्रोपोजिशन और है लेकिन यू नीड टू रीड दैट. रहमत हुसैन जाफरी साहब 2005 PCRLJ 505 जी. 2005 PCRLJ 505. So this is related to सर ये बिल आफ्टर कन्विक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट है. 426 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. अब मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको. गॉटेड जी, इस जजमेंट को आप देख लेंगे. बेल आफ्टर अरेस्ट के देयर आर एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल्स और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज, प्रोहिबिटरी क्लॉज, वो सारे आपने एक स्टेज के ऊपर पढ़े होंगे. 426 का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है, जब आप कन्विक्शन आपको हो जाती है, आप अपील फाइल करते हैं बिफोर द सुपीरियर फोरम, तो अपील के साथ आपके पास रेमेडी होती है कि आप अपनी सेंटेंस को सस्पेंड करवा के आप उसमें बेल ले सकें. उसको जो डील करती है प्रोविजन, दैट इज 426. पोस्ट जजमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी आपको बेल अलाउ हो सकती है इवन आफ्टर कन्विक्शन. सर वो भी सेम जज जहां से आप कन्विक्ट हुए हैं? नहीं, जिसमें आप अपील फाइल करें. अपीलेट स्टैट्यूटरी बेल नहीं सर, स्टैट्यूटरी तो ग्राउंड है बेल का कि अगर आप इतना अर्सा जेल में रहेंगे तो आप उसमें लेके जाएंगे. 426 इज आफ्टर कन्विक्शन जो बेल है. हर केस के अंदर कर सकते हैं. हर केस में कर सकते हैं. जाहिर तौर पर भी कर सकते हैं.
बिल्कुल कर सकता है, फाइल कर सकता है, आगे अलाउ हो ना हो दैट्स अ सेपरेट थिंग। ओके, फाइल कर सकता है सर। सर ये प्रोटेक्टिव बेल जो है जो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है, तो ये आर्टिकल कौन सा है? 199 इसमें रिट के थ्रू जी, रिट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आप कॉन्स्टिट्यूशन में 199 के जरिए ही इन्वोक करें। क्लियर जी यहां तक? आपका एक सीआरपीसी का जो एक पूरा सर्कल है, ये जो रहमान हुसैन जाफरी साहब की जजमेंट है, ये पढ़ने के बाद आपका जो सीआरपीसी का सर्कल है दैट इज कंप्लीटेड। और कुछ स्पुर्दारी की प्रोविजंस हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। अभी सिर्फ आपको एक ओवरहॉलिंग आपको बताऊंगा क्रिमिनल लॉ की एडवांसमेंट जो पाकिस्तान में हुई है, उसको 2-3 मिनट हम डिस्कस करेंगे। देन इफ देयर बी एनी क्वेश्चन जो आपकी तरफ से होगा तो उसको एड्रेस करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह और बहुत सारे लॉ कॉम्प्लेक्स भी हुए, एडवांस भी हुए, लाइकवाइज क्रिमिनल लॉ जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर कॉम्प्लेक्स भी हुआ और एडवांस भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ की एक जो ब्रांच है, अब मैं सब्सटेंटिव साइड पे जा रहा हूं, एक पूरी की पूरी ब्रांच वो है कि जो बॉडीली इंजरी से रिलेटेड है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वो इंजरी के जो आपके जिस्म के ऊपर ऐसा कट लगे कि जिससे बोन एक्सपोज हो जाए। ओके जी, वहां से शुरू होती है एंड इट गोज टिल कत्ले आम, मर्डर तक। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ कत्ल आपकी पीपीसी के अंदर। देन इंजरीज की फिर देर आर मल्टीपल टाइप्स के, वो किस तरह और कैसे हो रहा है। ये जो पूरा चैप्टर है ये डील करता है आपके वो ऑफेंसेस विच हैव हैपेंड ऑन द बॉडी और पर्सन ऑफ सम ह्यूमन बीइंग। ओके, ये सब्सटेंटिव लॉ का एक चैप्टर है। इसी के साथ रिलेटेड दूसरा चैप्टर कौन सा है जो आपके बॉडीली इंजरी से रिलेटेड है, वो कौन सा है जी? जरा एक ओवरव्यू करें, इन 2 हेड्स के अंदर ऑफेंसेस को रखते जाएं जरा। एब्डक्शन, एब्डक्शन में क्या होता है? Some human being has been taken away. Okay, किडनैपिंग और एब्डक्शन में भी आपकी ह्यूमन बॉडी इज इन्वॉल्व। ओके, आगे चलें। हाईजैकिंग, ट्रेसपास में आपकी, बट बॉडीली ट्रेसपास इज नॉन समथिंग एल्स। प्रॉपर्टी का ट्रेसपास आप बता रहे हैं, बॉडीली ट्रेसपास इज समथिंग एल्स। रेप, ओके, तो आप चलते जाएंगे, यू विल सी कि वो जो बॉडी वाला फ्रेम है उससे रिलेटेड एक पूरी फील्ड ऑफ ऑफेंसेस आपके सामने आती जाएगी, बी दैट ऑफ माइंड और फिजिकली, जिस तरह भी है। डेफेमेशन भी इसमें आएगी। डेफेमेशन आपकी रिप्यूट से रिलेटेड है। ओके, इट इज रिलेटेड टू योर रिप्यूट। दूसरा फॉर्म जो मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट वाज प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की कोई एग्जांपल्स आप खुद निकालें। थेफ्ट, रॉबरी, फ्रॉड, क्रिमिनल डैमेज, फोर्जरी, ओके, डकैती। तो मोर और लेस आपकी ये जितने भी ग्राउंड्स हैं या जितने भी हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ऑफेंसेस की ये जो 2 डायमेंशंस हैं, अब आप थोड़ा सा इनको और एक्सेलरेट करिए तो हम सिर्फ पीपीसी की हद तक। आपके जो स्पेशल लॉज आए, उन स्पेशल लॉज के अंदर अब तो खैर नैब का एक कॉन्सेप्ट आया, अपनी पीक पे गया और फिर अब वापस हुआ, लेकिन नैब के ऑफेंसेस या नैब का जो लॉ है दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1999 विद सर्टेन अमेंडमेंट्स,
बाद में जजमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स उसमें लेके आए, चलता रहा। बट दिस अ स्पेशल लॉ अकाउंटेबिलिटी का अगेंस्ट द करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ओके, लाइकवाइज एंटी टेररिज्म, सोसाइटी की कम्प्लेक्सिटी की वजह से स्पेशल लॉ आया। ओके, सेक्शन 6 और 7 इंट्रोड्यूस करवाया गया विद डेथ पेनल्टी। ओके, लाइकवाइज वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लाइकवाइज साइबर की जो दुनिया थी एडवांसमेंट हुई, तो एक यूं समझे कि पैरेलल वर्ल्ड खड़ी होगी, तो आपको कैटर करना था उस सब को। तो आपका जो साइबर लॉ है पीका जिसको हम कहते हैं 2016 वो आया और साइबर टेररिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसमें अगेन देयर इज डेथ सेंटेंस। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ था वो भी चलते चलते इट हैज इमर्ज्ड इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड। कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपकी क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी बिल्कुल मिक्स अप हो जाती है और आपको समझ नहीं आती। जिस तरह नैब की जुरिस्डिक्शन है, नैब की जुरिस्डिक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आप यू विल फील लाइक कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सिविल लॉ के और कुछ कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ। तो कुछ अरसे के बाद थोड़ा थोड़ा जो टाइम गुजर रहा है तो हमारी दुनिया इस तरह जो है वो कन्वेंशनल वर्ल्ड से एडवांस होती हुई बिल्कुल डिफरेंट मॉडल में कन्वर्ट हो रही है। तो लॉज उसको फॉलो करते 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 अब लॉज के अंदर वो फायरवॉल जो पहले हम कहते थे कि ये क्रिमिनल लॉ का प्रैक्टिशनर है प्योरली, अब वो फायरवॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। ओके, आपको मुख्तलिफ प्रैक्टिस करने के लिए आपको तकरीबन मोर और लेस सारे लॉज को एक दफा पढ़ने की जरूरत है, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो जब आप भी प्रैक्टिकली इस फील्ड में आए तो ट्राई कि आप एक दफा इन सब लॉज को वंस यू नीड टू प्रैक्टिस सो दैट इन फ्यूचर आप प्रोपोजिशन जब उठाएं तो आपको अंडरस्टैंड करने में समझने में आसानी हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हम दोबारा क्लास लेंगे। So what is the difference between kidnapping and abduction? किड क्या होता है? क्या Kidnapping or abduction under the age of 10 years. किडनैपिंग और अबडक्शन आगे इसी को एक्सप्लेन कर देता है। मेरे पास अभी मेजर है, आगे इसको एक्सप्लेन कर देता है। जो आपके फैमिली डिस्प्यूट्स है ना कि जो बच्चा इस एज से नीचे है उसको इसकी लीगल कस्टडी में से निकालना आल्सो कम्स विद द एम्बिट ऑफ किडनैपिंग। लेकिन जो पीबीसी में है कहीं भी क्लियरली माइनर और मेजर का डिफरेंस उसमें नहीं है। किडनैपिंग वाले में या जनरली एनी पर्सन वहां पे आ रहे हैं नहीं सर, नहीं। पीपीसी का सेक्शन 6 आपने गौर से पढ़ना है। सेक्शन 6 को सेक्शन 40 के साथ मिला के आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है। सेक्शन 6 को जरूर पढ़ें और फिर 40 को मिला के पढ़ें, बिकॉज सेक्शन 74 से शुरू होती है एक्सेप्शंस। वहां पे ये लिखा हुआ है कि ऑफेंस माइनर्स जो होंगे उनकी हद तक कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो हर पीपीसी का ऑफेंस इज सब्जेक्ट टू 3 प्रोविजंस, सेक्शन 6, सेक्शन 40 एंड 74। ठीक है, उन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। किडनैपिंग और अबडक्शन अंडर द एज ऑफ 10 years, आगे उसके एक्सप्लेनेशन में भी उसको पढ़ के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ के डिस्कस करेंगे। सर 22A फाइल करने से पहले हम पुलिस के पास जाते हैं लेकिन हमारी FIR रजिस्टर नहीं होती, तो सर हम पुलिस की हायर फॉरम पे भी जाएंगे? 2016 में यही लिखा हुआ जो मैंने आपको जजमेंट लिखवाई थी 2016 वाली लार्जर बेंच का, उसमें मंजूर मलिक साहब का यही नोट पहले हायर फॉरम पहले हायर फॉरम। Police station without representing him in the 167 में यही लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि पुलिस के पास ये पावर नहीं है किसी को भी पकड़े और खुद ही डिस्चार्ज कर दे।
FIR कट जाए तो उसके बाद अगर उसने किसी को पकड़ा और आप डिस्चार्ज करना चाहती है तो 169 रेड विद सेक्शन 63 में वो डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट के पास पेश करें। सर चार्ज नहीं तो बेल भी रेज होता है। बेल पुलिस स्टेशन में जो कंसर्वेटरी कमेटीज होती है FIR से पहले दे गिव द अक्यूज्ड द चांस कि आप उसको क्लियर कर दें इस बात तो वो इट्स जरूरी कि अगर अक्यूज्ड के ऊपर अगर हो गया प्रूफ एविडेंस है तो उससे पहले फिर भी FIR से पहले वो कंसर्वेटरी कमेटी जो डिसीजन देगी वो बाइंडिंग होगी। वो बाइंडिंग नहीं है, क्रिमिनल लॉ में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट करके जगह बनाई जा सकती है। .2 भी जनरली इस्तेमाल होती है कि जहाँ पे 22A में ऑर्डर हुआ और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो 22B फाइल कर दी ऑन द प्लेस ऑफ कॉन्टेम्प्ट, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज लिखी नहीं हुई कि ये इस तरह फाइल। सर डोंट यू थिंक हमें जेगा सिस्टम भी अंडर द लॉ ले आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सर ये कस्टडी का चीफ किसने बयान की थी इसका पता नहीं था, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, किसी को प्राइवेट पर्सन बेल में जब उसको मोस्टली जब फॉल्स FIR लॉन्च करवाई जाती है तो CRPC ये कहता है अगर किसी ने लॉन्च करवाई और वो साबित हो गया तो 182 के तहत उस जो जिस बंदे ने करवाई थी उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो सर इसका स्कोप कि हम कब ये डिटरमिन करेंगे कि FIR was false after the conviction or acquittal या एक्विटल के बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर वो फॉल्स होती है उसको ओपिनियन आ जाता है। ठीक है, 182 की लैंग्वेज डिफरेंट है, हमने जल्दी इसको ये बना रही है। 182 में ये है इफ एनी पब्लिक सर्वेंट हैज बीन मूव्ड बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो एक FIR तक एक है कि वो लिमिटेड है, ठीक है, वो उससे बियॉन्ड ओके। लेकिन वो जब बाद में डिस्कस कर रहे थे, अभी सेकंड लेक्चर जो कि आ रहे हैं हमारे पास आप